We've discussed about abiotic factors in the previous lecture. Now, what are biotic factors? The living component of environment is its biotic factor. Abiotic factors के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं वो देखेंगे. During the course of million years of existence, many species have evolved a relatively constant internal environment, which permits all the biochemical reactions and physiological functions to proceed with a maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. अब जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ तो कब ओरिजिनेट हुई थी लाइफ, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ओरिजिनेट हुई थी अर्थ पर लाइफ. उसके बाद एवोल्व हुई स्पीशीज़ और मिलियन ईयर्स के बाद अब जाके क्या कैपेसिटी आ गई है स्पीशीज़ में कि वो अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है बॉडी का उसको कांस्टेंट रख पाते हैं ताकि उसके अंदर जो भी बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं वो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ हो सकें. अगर उसका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा तो वो उतना इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाएगी ऑर्गेनिज्म की बॉडी. तो अडेप्ट हो गई है बॉडी किसके लिए कि वो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख सकती है. इससे जो स्पीशीज़ है उसकी फिटनेस बढ़ जाती है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रख पाते हैं उनको कहते हैं रेगुलेटर्स. तो सबसे ज़्यादा जो फिट स्पीशीज़ है वो कौन है? रेगुलेटर्स हैं. These organisms can achieve the constancy by regulating optimum temperatures and osmotic concentration of body fluids in accordance with varying external environmental conditions. अब ऑर्गेनिज्म जो क्या कर पाते हैं जो रेगुलेट कर पाते हैं अपनी बॉडी को ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम लेवल पे बना रहे और उनका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी की वो भी ऑप्टिमम लेवल पे बनी रहे. तो ये प्रोसेस पूरा जिसके थ्रू वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को या अदर जो भी फीचर्स होते हैं उनको कांस्टेंट ऑप्टिमम लेवल पे बनाए रखते हैं. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस. तो एनवायरमेंटल जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग उनका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? रेगुलेटर्स, जो होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपने इंटरनल फीचर्स को स्टेबल रख पा रहे हैं. अब जो वेरिएशंस आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो उनमें क्या टेंडेंसी होती है कि वो होम्योस्टेसिस को अपसेट कर सकते हैं, यानी उनका जो इंटरनल स्टेबल एनवायरनमेंट है उसको अपसेट कर सकते हैं. बट फिर भी उन ऑर्गेनिज्म में कैपेसिटी होती है कि वो रेगुलेट करके रख पाए और चेंज नहीं होने दें. नाउ रेगुलेट या रेगुलेटर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनमें टेंडेंसी होती है कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रख पाते हैं. एनवायरनमेंट में चेंजेस के साथ उनके बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होता, स्टेबल बना रहता है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? रेगुलेटर्स. और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेगुलेट. अब ये प्रोसेस किसके थ्रू होगा? होम्योस्टेसिस के थ्रू होगा. होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय ensuring constant body temperature and constant osmotic concentration etc. होम्योस्टेसिस में क्या होता है? पूरा इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहता है, मेंटेन रहता है. तो उसमें मेन कौन कौन सी आ जाएंगे थिंग्स? टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. ये मेन है, ये स्टेबल रहती हैं रेगुलेटर्स की. बाय फिजियोलॉजिकल एंड समटाइम्स बिहेवियरल मीन्स. अब कैसे रेगुलेट कर पाते हैं वो? उनकी फिजियोलॉजी ही ऐसी होती है, कुछ उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं या उनका बिहेवियर ऐसा होता है जिसकी वजह से उनका इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है. All birds, mammals, few lower vertebrates and invertebrates are endotherms. अब एग्जाम्पल्स कौन कौन से आ जाएंगे? सारे जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं और सिर्फ कुछ जो वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स हैं वो कैसे होते हैं? एंडोथर्म्स होते हैं. एज ए मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन फॉर मेंटेनिंग देयर होम्योस्टेसिस. क्यों कह रहे हैं उनको एंडोथर्म्स? क्योंकि उनके अंदर ऐसे मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो अपने टेम्परेचर को एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करके रख पा रहे हैं, मेंटेन करके रख पा रहे हैं उनके होम्योस्टेसिस को. अब कैसे रखते हैं? द मैकेनिज्म यूज्ड फॉर रेगुलेशन इन मोस्ट मैमल्स आर सिमिलर टू द वंस यूज्ड बाय ह्यूमंस. अब सारी जो मैमल्स हैं, ह्यूमंस भी क्या है? मैमल्स ही हैं. तो सारे जो मैमल्स होते हैं उनके मैकेनिज्म रेगुलेशन के सिमिलर होते हैं ह्यूमंस से.
अब ह्यूमंस कैसे मेंटेन करके रख पाते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को? समर्स में अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो स्वेट करते हैं ह्यूमंस, जिसकी वजह से जो वाटर या जो सॉल्यूशन बाहर निकलता है उसका फिर सरफेस से एवेपराइजेशन होता है, इसकी वजह से बॉडी कूल डाउन हो जाती है। तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उससे ज़्यादा वो बढ़ने नहीं देता। स्वेट है, स्वेट का एवेपोरेशन होगा, जिसकी वजह से इसमें क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से अब्जॉर्ब करेगा? वो बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से अब्जॉर्ब करेगा, तो ह्यूमन बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। अब विंटर्स में क्या होगा? जब 37 डिग्री से आउटर जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो कम हो जाए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, बॉडी का कितना मेंटेन करके रखना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए बॉडी क्या करती है? शिवर करती है, जो क्या है? टाइप ऑफ एक्सरसाइज ही है। अब शिवरिंग की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी में, और एनर्जी की प्रोडक्शन की वजह से बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? मेंटेन 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन होकर रहता है। नाउ कन्फॉर्मर्स और द प्रोसेस ऑफ कन्फॉर्म। अब कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं बना पाते। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, इनसाइड बॉडी टेम्परेचर जो है वो आउटसाइड जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, या टेम्परेचर या ऑस्मोटिक प्रेशर या कोई भी फैक्टर है वो चेंज होता रहता है विद द चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो 99% एनिमल्स कैसे होते हैं? कन्फॉर्मर्स होते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि जो रेगुलेशन के मैकेनिज्म होते हैं उनमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और सारी ऑर्गेनिज्म उतनी ज़्यादा एनर्जी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए फिर वो रेगुलेटर नहीं होते। क्या होते हैं फिर? वो कन्फॉर्मर्स होते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बियंट टेम्परेचर। तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आउटर जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फिर एक्टोथर्म्स कहते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन जो होती है वो भी उनका जो आउटर एनवायरनमेंट है, आउटर जो वाटर है या सॉल्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। अगर वो कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो फिर उनका इंटरनल जो बॉडी का ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन है वो भी उतना ही होगा जितना आउटर वाटर का है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो अपने ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को रख रहे हैं आउटर एनवायरनमेंट में जो कंसनट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो उनको कहेंगे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। अब थर्मो कन्फॉर्मर्स कौन से हो जाएंगे? जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रख रहे हैं आउटर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अब क्यों नहीं होते सारे ही जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये कन्फॉर्मर्स ही क्यों होते हैं? ये रेगुलेटर्स क्यों नहीं होते? क्योंकि थर्मो रेगुलेशन इज़ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि थर्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा है? एक्सपेंसिव है एनर्जेटिकली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रू एंड हमिंग बर्ड। और जो छोटे एनिमल्स होते हैं लाइक श्रूज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, तो उनमें क्या होता है? सरफेस एरिया उनका ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली उनकी वॉल्यूम से। जो भी चीज़ जितनी छोटी होगी उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में? उसकी वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो हीट उतनी ही ज़्यादा, अगर आउटर एनवायरनमेंट ठंडा होगा तो हीट उतनी ज़्यादा हीट उसकी बॉडी से निकल जाएगी, और जितना आउटर एनवायरनमेंट गर्म होगा उतनी ज़्यादा हीट उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है। Since small animals have large surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast in cold environmental conditions. अब अगर ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो वो कोल्ड एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी हीट लूज़ कर जाते हैं, उनकी बॉडी से हीट निकल जाती है ईजिली, और फिर वो इतनी सारी हीट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि हीट प्रोडक्शन में फिर एनर्जी और रिक्वायर्ड होगी, तो उतनी एनर्जी उनके पास होगी नहीं, तो वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होकर नहीं रह पाएगा, तो वो रेगुलेटर नहीं होते, या फिर वो ऐसी जगहों पे फिर प्रेजेंट ही नहीं होते। वो पोलर रीजन्स में छोटे एनिमल्स फिर मिलेंगे ही नहीं। देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू उनको ज़्यादा हीट या एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ड्यू टू दिस रीज़न वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। इसलिए जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो पोलर रीजन्स में, जो कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ से बहुत कम मिलते हैं। During the course of evolution, some species have evolved the ability to regulate their environmental conditions, but only over a limited
रेंज। अब क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ जो जिनमें एबिलिटी होती है रेगुलेट करने की, पर थोड़े टाइम तक ही वो रेगुलेट कर पाते हैं, बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्म। तो उसके बाद उनका बॉडी टेम्परेचर उतना ही नहीं रह पाता। अगर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में चेंज हो जाए तो थोड़ा अगर चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट में तब तक तो वो कर लेंगे रेगुलेट अपने आप को, पर बहुत ज़्यादा जब चेंज हो जाएगा इन्वायरमेंट में तब वो फिर अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते। फिर वो क्या करते हैं, उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होने लगते हैं, उनके इंटरनल फीचर्स भी उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होने लगते हैं, वो कंफर्म कर लेते हैं अपने आप को। सच एनिमल्स आर कॉल्ड पार्शियल रेगुलेटर्स। इनको क्या कहेंगे फिर, पार्शियल रेगुलेटर्स। आप क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो माइग्रेट करते हैं उनको क्या कहते हैं, माइग्रेटरी ऑर्गेनिजम्स। इफ एन ऑर्गेनिजम्स मूव अवे टेम्पररीली फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न when the stressful period is over, the process is called migration। अब कोई ऑर्गेनिजम्स हैं वो टेम्परेरीली, क्या होता है मेन माइग्रेशन का फीचर, ये टेम्परेरी होता है, थोड़े ही टाइम के लिए अगर वो जिस जगह पर रह रहा है वहाँ पे कंडीशंस स्ट्रेसफुल हो जाए तो वो दूसरी जगह चला जाए, वहाँ से निकल के ऐसी जगह जो कैसी हो, ज़्यादा हॉस्पिटेबल हो, फेवरेबल हो उसके लिए, और थोड़े टाइम बाद जब उसकी खुद का जो होम है, वहाँ की होम एरिया जो है, वहाँ की कंडीशन जब दोबारा से फेवरेबल हो जाए, अच्छी हो जाए, तब वो रिटर्न कर जाए, तब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, माइग्रेशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे माइग्रेटर्स। बर्ड्स अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन ड्यूरिंग विंटर्स। तो बर्ड्स क्या करती हैं, ऐसी विंटर्स में बहुत लंबी लंबे डिस्टेंस कवर करती हैं माइग्रेशन के लिए, और जैसे कंडीशन दोबारा अच्छी हो जाती हैं तो वो वापस लौट आती हैं। एग्जाम्पल, द केवलादेव नेशनल पार्क इन भरतपुर होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स एवरी विंटर। अब केवलादेव नेशनल पार्क जो है भरतपुर में है, राजस्थान में, यहाँ पर साइबेरिया और अदर जो कोल्ड रीजन है नॉर्थ साइड पे जो प्रेजेंट है नॉर्थ पोल पर, तो वहाँ पे ठंड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पर, केवलादेव नेशनल पार्क। फिर जब उनके यहाँ की कंडीशन दोबारा से ठीक हो जाती हैं तो वो रिटर्न कर देती हैं। नाउ सस्पेंड। Some bacteria, fungi and lower plants under unfavorable conditions form a thick-walled spores to overcome stressful conditions। अब मान लो वो कहीं जा नहीं सकते तो क्या करेंगे, वो जहाँ पर हैं वहीं से जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनसे बचने के लिए अपने आप के चारों तरफ क्या कर देते हैं, थिक वॉल फॉर्म कर देते हैं। दीज थिक वॉल जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको क्या कहेंगे फिर, स्पोर्स। दीज स्पोर्स जर्मिनेट ऑन द ऑनसेट ऑफ सूटेबल कंडीशंस। अब जैसे ही सूटेबल कंडीशंस आती हैं तो ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन का मीन भी है इन ऑर्गेनिजम्स में। इन हायर प्लांट्स, सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ट्रॉपिक्यूल्स हेल्प टू पास ओवर स्ट्रेस पीरियड्स एंड डिस्पर्स। अब जैसे अगर अपन बात करें हायर प्लांट्स में जो सीड्स होती हैं, अदर जो भी ट्रॉपिक्यूल्स होते हैं, वो भी सेम चीज़ कर रहे हैं। अगर कोई प्लांट है वो मान लो स्ट्रेसफुल कंडीशन को बियर नहीं कर पाए तो वो क्या प्रोड्यूस होते हैं, उससे सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो सीड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग के लिए, तो उन पर इतना अफेक्ट नहीं पड़ता चेंजेस का। अगर एनवायरमेंट में चेंज होगा तो उसका प्लांट पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। प्लांट हो सकता है सर्वाइव ना कर पाए, पर सीड्स पर उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता, वो सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि वो किस स्टेज में रहते हैं, डोर्मेंट स्टेज में रहते हैं, यानी उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी बहुत ही कम होती हैं। फिर जब अच्छी उनको कंडीशंस मिल जाती हैं, मॉइस्चर मिल जाता है, अच्छा टेम्परेचर मिल जाता है, तब वो जर्मिनेट कर देते हैं और न्यू प्लांट बना देते हैं। तो उस अच्छी कंडीशन में फिर जो न्यू प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अगर वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन, दीज ऑर्गेनिजम्स सस्पेंड देयर मेटाबॉलिक फंक्शंस ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल पीरियड एंड रिज्यूम देयर फंक्शन एट द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। अब ये क्या करेंगे, उनकी जो कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो पोलर बियर है, वो अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को क्या कर देगा, बहुत कम कर देगा। कब, जब कंडीशंस क्या हों, बहुत स्ट्रेसफुल, यानी बहुत ज़्यादा जब कोल्ड क्लाइमेट है तब वो अपनी मेटाबॉलिज्म को बहुत कम कर देंगे। और कब रिज्यूम करेंगी फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न कर जाएंगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हाइबरनेशन। फॉर एग्जाम्पल, बियर अंडरगोस विंटर स्लीप में जाते हैं विंटर के टाइम पे, ये अपनी
ये सो जाते हैं बहुत टाइम के लिए, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, कुछ खाते भी नहीं हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हाइबरनेशन. एंड सर्टेन एनिमल्स लाइक स्नेल्स एंड फिश अंडरगो समर स्लीप नोन एज एस्टिवेशन. अब मान लो ऐसे ही कोई एनिमल्स जो ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो फिर उस इंक्रीज टेम्परेचर के पीरियड में यही काम करेंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम कर देंगी और सो जाते हैं. तो इनको क्या कहते हैं, स्नेल. एग्जाम्पल्स इनके स्नेल्स एंड फिशेस. अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस मैनी जू प्लैंक्टन्स एंटर डायपोस. अब जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो, वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को रोक देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं फिर डायपोस. मेटाबॉलिज्म को रोक देना वही क्या है, हाइबरनेशन विंटर्स में एंड समर्स में एस्टिवेशन, और डेवलपमेंट को रोक देना डायपोस.